morning students. I am Rajen Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो कल तक तो आपने पढ़ा क्वथनांक उन्नयन। आज हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में भी कुछ नहीं है, एज इट इज डेरिवेशन होगा जैसा क्वथनांक उन्नयन में था, बस यहाँ पर कुछ शब्द चेंज होंगे, वो अपन देखते हैं कैसे। तो हिमांक अवनमन का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का जो हिमांक होता है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम प्राप्त होता है। क्लियर है? और हिमांक में ये जो कमी आती है यही कहलाती है हिमांक अवनमन। क्या कहलाती है भाई? ये हिमांक अवनमन कहलाती है। क्लियर? तो क्या कहा मैंने? जब किसी वाष्पशील विलायक में या किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम प्राप्त होता है। तो हिमांक में ये जो कमी आती है वो हिमांक अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है? वो हिमांक अवनमन कहलाती है। माना शुद्ध विलायक का हिमांक TF है, F फॉर फ्रीजिंग मतलब हिमांक, और विलयन का हिमांक T है। तो जो हिमांक अवनमन होगा वो हिमांक अवनमन जो होगा डेल्टा TF वो बराबर होगा TF माइनस T। क्यों? क्योंकि TF का मान T से बड़ा है। क्लियर? तो हमने क्या कहा? जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम प्राप्त होता है। हिमांक में ये जो कमी आती है वही हिमांक अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है? वो हिमांक अवनमन कहलाती है। क्लियर है? क्या कहलाती है? हिमांक अवनमन कहलाती है। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करें हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो जैसे कल अपन ने निकाला था क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन संबंध, ऐसे ही आप निकालेंगे हम हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो देखिए बेटा, जैसे कल अपन ने लिया था तो संबंध को समझाने के लिए हमने शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड लिया था, जहां विलयन सेकंड जो है वो विलयन फर्स्ट की तुलना में अधिक सांद्रता वाला था। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचें वाष्प दाब में, या यहाँ पर दाब भी ले सकते हैं आप, वाष्प दाब में और ताप में किस किस के लिए? शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड के लिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया ठोस, ये तो क्या है आपका? ठोस विलायक है। क्लियर? तो जब अपन ने यहाँ एक ग्राफ खींचा शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड के लिए, तो शुद्ध विलायक का ग्राफ सबसे ऊपर प्राप्त हुआ, उसके नीचे विलयन फर्स्ट का और सबसे नीचे विलयन सेकंड का ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये कौन सा विलायक था? ये तो था शुद्ध विलायक, ये था विलयन फर्स्ट और ये था विलयन सेकंड। क्लियर है? ये तीनों वक्र ठोस विलायक के वक्र को, ये ठोस विलायक का वक्र है। क्लियर? इस वक्र को क्रमशः बिंदु A, B और C पर मिलते हैं। क्लियर है? क्या कहा हमने? हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन में संबंध को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड के लिए वाष्प दाब और ताप में ग्राफ खींचते हैं। तो शुद्ध विलायक का ग्राफ सबसे ऊपर आता है, फिर विलयन फर्स्ट का, फिर विलयन सेकंड का, क्योंकि विलयन सेकंड की सांद्रता सबसे ज़्यादा है
तो इसमें वाष्प दाब सबसे कम होगा। अब ये तीनों वक्र ठोस विलायक के वक्र को या ठोस विलायक के रेखा को बिंदु ए, बी और सी पर काटते हैं। तो बिंदु ए, बी, सी पर काटते तो यहाँ पर जो आएगा ये तो आएगा P0 मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, फिर यहाँ पर आएगा P1 बिलियन फर्स्ट का वाष्प दाब और यहाँ पर आएगा P2 बिलियन सेकंड का वाष्प दाब। क्लियर है? और यहाँ पर जब इसको नीचे मिलाएंगे तो ये आएगा TF शुद्ध विलायक का हिमांक, फिर ये आएगा T1 बिलियन फर्स्ट का हिमांक और ये आएगा T2 बिलियन सेकंड का हिमांक। तो ये यहाँ पे काटा इन्होंने D और E पॉइंट पर। क्लियर? तो आपने क्या करा, दोबारा समझ लें, शुद्ध विलायक लिया, क्या लिया? शुद्ध विलायक बिलियन फर्स्ट और बिलियन सेकंड। यहाँ जो सांद्रता है वो सांद्रता बिलियन सेकंड की ज़्यादा है फर्स्ट से। इन तीन को लिया और इनके लिए वाष्प दाब और ताप में ग्राफ खींचा तो शुद्ध विलायक का ग्राफ सबसे ऊपर प्राप्त हुआ, उससे नीचे बिलियन फर्स्ट और उससे नीचे बिलियन सेकंड का प्राप्त हुआ। ये तीनों ग्राफ ठोस विलायक के ग्राफ को बिंदु ए, बी और सी पर काट रहे थे। क्लियर है? यहाँ पर P0 तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 बिलियन फर्स्ट का वाष्प दाब है, P2 बिलियन सेकंड का वाष्प दाब है। और जिस बिंदु पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस, ये विलायक है, उसके ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे ही कहते हैं हिमांक। तो यहाँ पर ये नीचे मिलाने पर हिमांक आएगा शुद्ध विलायक का, ये बिलियन फर्स्ट का, बिलियन सेकंड का। फिर वही कंसेप्ट आता है आपका, क्या, कौन सा वाला जो कल कहा था आपने कि अत्यधिक तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब और ताप के मध्य खींचा गया ग्राफ उनके हिमांक बिंदु, कल आपने क्वथनांक बिंदु कहा था, आज क्या आएगा? हिमांक बिंदु के समीप एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने? यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है कि अत्यधिक तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब व ताप के मध्य खींचा गया ग्राफ उनके हिमांक बिंदु के समीप एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये सीधी रेखाएं हैं। क्लियर? और जब ये सीधी रेखाएं हैं तो यहाँ जो ट्राइंगल होगा, त्रिभुज, वही कल की तरह त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE जो होगा वो समरूप होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्या होंगे भाई? समरूप त्रिभुज होंगे। क्लियर? दिख रहा है? तो ये समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज का नियम लगा दें। नियम में क्या आएगा? वही AD अपॉन AE बराबर, या पहले इधर का ले लें अपन, क्या आएगा? BD अपॉन CE बराबर AD अपॉन AE। क्लियर? BD कितना है आपका? TF माइनस T1 है, TF माइनस T1 है। CE आपका TF माइनस T2 है, TF माइनस T2 है। AD, A और D कितना है आपका? P0 माइनस P1 है और AE कितना है आपका? P0 माइनस P2 है, P0 माइनस P2 है। तो ये तो हो गया डेल्टा T1, नीचे वाला हो गया डेल्टा T2 बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। क्लियर? तो ये हिमांक अवनमन है। तो मैं यहाँ पर अगर इस बराबर को हटा दूं तो डेल्टा TF समानुपाती होगा डेल्टा P के। इसका मतलब क्या है? हिमांक में होने वाला अवनमन
जो होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। कल के समान चीजें कल के जैसी ही हैं, जो आपने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, आज बस हिमांक अवनमन शब्द चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जहाँ पे केवी था वहाँ केएफ हो गया, जहाँ टीवी था वहाँ टीएफ हो गया, जहाँ उन्नयन था वहाँ अवनमन हो गया। तो यहाँ क्या रिलेशन आया, हिमांक में होने वाला अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। क्लियर है? तो हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध आया? तो हमने कहा कि सर हिमांक अवनमन जो होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिमांक अवनमन के द्वारा अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं हिमांक अवनमन व अवाष्पशील विलेय के अनुभार में संबंध। हिमांक अवनमन व अवाष्पशील विलेय के अनुभार में संबंध। तो जो कल डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन हमें आज करना है, बस चीजें थोड़ी सी चेंज करनी है। आप देखिएगा कैसे चेंज करते हैं अपन। तो आपने कल क्या कहा था, हम जानते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा है आपने कि हिमांक अवनमन जो होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी, और डेल्टा टी एफ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक समानुपातिक स्थिरांक लगेगा के इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मान रख दीजिए आप, कितना होता है, देखो के तो रख ही दिया, डेल्टा पी का मान था पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये मान रख दिया आपने किसका, डेल्टा पी का। क्लियर? ये मान आ गया आपके डेल्टा पी का। कोई दिक्कत? अब आपने कल कहा था कि सर के कांस्टेंट है, समानुपातिक स्थिरांक है, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो स्थिरांक के स्थिर रहेगा एक निश्चित ताप पर, और एम बी क्या है, विलायक का अनुभार है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये तीनों ही कांस्टेंट है। तो इन तीनों को मिला के क्या है, क्योंकि के पी नॉट व एम बी कांस्टेंट है या स्थिरांक है और स्थिरांक है, अतः इन तीनों को मिलाकर एक नया स्थिरांक बना दें। तो यहाँ पर क्या हो गया, के इंटू पी नॉट इंटू एम बी इज इक्वल टू, मान लिया मैंने कैपिटल के, जिसे अब हम कह रहे हैं यहाँ पर अवनमन स्थिरांक। वहां क्या कहा था, उन्नयन स्थिरांक कहा था, यहाँ क्या कहेंगे, इसको अवनमन स्थिरांक कहेंगे। क्लियर है? के का मान, कैपिटल के का मान ये होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से डेल्टा टी एफ बराबर आ गया कैपिटल के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन क्या बच गया, डब्ल्यू बी बच गया। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है क्या? अब हमें निकालनी है यहाँ पर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कल था ये डेरिवेशन, यहाँ टीवी था, बस यहाँ उन्नयन था। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे मान लें कि सर यदि एन ए बराबर क्या था, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर 1 मोल हो। क्लियर? और डब्ल्यू बी बराबर 1 ग्राम हो, तो 1 ग्राम हो, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में मान रख दीजिए, ये 1 मोल है और ये 1 ग्राम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो समीकरण कितने से, 2 से, तो समीकरण 2 से में कितना आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आएगा कैपिटल के। कितना आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर कैपिटल के। इसका मतलब क्या है कि जब 1 मोल विलेय को या
जब 1 मोल अवाष्पशील द्रव को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, 1 मोल अवाष्पशील द्रव को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो हिमांक में होने वाला अवनमन ही अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहा मैंने? जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में होने वाली कमी यानी अवनमन ही अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है? इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ लिखना होता है अपन को जो मैं बोल रहा हूँ वो, लेकिन आप जानते हैं क्या कि 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से, और संभव नहीं है तो हम यहाँ पर इस 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलते हैं। क्लियर है? क्या कहा मैंने? 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है, अतः 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। कितने में? 1 kg विलायक में घोला जाता है। और जब 1 kg में घोलते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन कह देंगे सर यदि Na बराबर WA अपॉन Ma बराबर 1 मोल हो और WB जो हो वो 1000 ग्राम हो। कितना हो भाई? 1000 ग्राम हो तो समीकरण 2 से में क्या आएगा? देखिए आप, डेल्टा TF बराबर K इंटू, इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान 1/1000 हो गया, तो यहाँ हो गया K/1000, और K/1000 को यहाँ हम एक नया स्थिरांक देते हैं KF। कल वाले डेरिवेशन नंबर ने K भी कहा था इसको, लेकिन हिमांक है तो यहाँ पर फ्रीजिंग आएगा KF। तो ये कहलाता है आपके मोलल, क्या है KF? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है ये? मोलल अवनमन स्थिरांक है, जिसे हम KF से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या आई? इसकी परिभाषा आई कि जब किसी 1 मोल या किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को, क्या कहा मैंने? जब किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक यानी 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में होने वाली कमी ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। इसे हम KF से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? KF से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये कहलाता है आपके मोलल अवनमन स्थिरांक KF। अब यहाँ पर ये समीकरण 3 हो गया, तो K बराबर क्या हो गया? 1000 इंटू KF हो गया। क्लियर? अब समीकरण 3 यानी K का मान समीकरण 2 में रख दें, तो इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया, तो समीकरण 2 व 4 से मान रखिए यहाँ पर K का, तो डेल्टा TF बराबर K की जगह पर रख दिया 1000 इंटू KF इंटू WA बट्टे MA इंटू 1/WB। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिएगा, इन दोनों की परिभाषा क्लियर है ना, अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक की। अब यहाँ पे अपन देखें तो डेल्टा TF बराबर इस 1000 को पीछे ले जाएं, और 1000 को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ KF रह गया, KF इंटू WA अपॉन MA, 1000 यहाँ ले लिया अपन ने, 1000/WB। ये इसका न्यूमेरिकल का सूत्र आ गया, जिससे न्यूमेरिकल करने हैं अपन को। हिमांक अवनमन, अब मोलल अवनमन स्थिरांक, विलेय का भार, विलेय का अनुभार, विलायक का भार। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार इंटू 1000 बट्टे विलायक का भार, मोललता हो गया ना भाई। तो मोललता हो गया तो मैं यूँ लिख दूँ डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल n, मतलब KF इंटू मोललता। क्लियर है?
और के एफ इंटू मोललता आ गया, तो आप यहाँ देखिएगा ये डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला आ गया, के एफ स्थिरांक है और के एफ स्थिरांक है तो डेल्टा टी एफ समानुपाती होगा मोललता के, और डेल्टा टी एफ समानुपाती है मोललता के। मोललता समानुपाती किसके होगी? विलेय के मोलों की संख्या के, और विलेय के मोलों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? विलेय के कणों की संख्या पर, और विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? हिमांक में होने वाला अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर है? मतलब यह एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। क्या होता है? यह एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। क्लियर है? तो हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। के एफ का सूत्र वो कल जैसे ही आएगा, जैसे अपन ने के वी का लिखा था वैसे ही के एफ का आएगा। क्या था? एम बी आर, वहाँ टी वी था, यहाँ पे हो जाएगा टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच, वहाँ वाष्पन था, यहाँ हो जाएगा गलन इंटू 1000। क्लियर? एम बी विलायक का अनुभार है, आर गैस स्थिरांक है, टी एफ हिमांक है किसका? विलायक का, डेल्टा एच गलन की एंथैल्पी है। क्लियर? और यहाँ पर इसकी जो इकाई है के एफ की जो इकाई है वो इकाई आएगी वही केल्विन केजी प्रति मोल। ये के एफ की इकाई है जो आएगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। वही कल जैसा कंसेप्ट है, बस ये एफ आ गया बी की जगह पर। क्लियर है? और उन्नयन की जगह पर क्या आ गया? अवनमन आ गया। क्या आ गया? उन्नयन की जगह पर अवनमन आ गया। इतना सा डिफरेंस है बस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये है आपका हिमांक अवनमन। क्लियर है? चलिए ये हम एक न्यूमेरिकल करते हैं हिमांक अवनमन पर, क्या आएगा वो देखिएगा। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल देखिएगा आप, क्या कहता है आपके न्यूमेरिकल वो देखिएगा। कह रहा है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया, तो हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन है। तब सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए पहले अनुभार ज्ञात करना पड़ेगा, तब अणुसूत्र आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको दिया गया है सल्फर का भार, मतलब WA 25.6 ग्राम, फिर दिया है विलायक का भार WB 1000 ग्राम, नेफ्थलीन का भार है, फिर यहाँ पर हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ दे रखा है आपको कितना? 0.68 के केल्विन। तब सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है तो आपको क्या ज्ञात करना है? सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात करना है। उसके लिए आपको सल्फर का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आपको क्या गिवन है? के एफ दे रखा है नेफ्थलीन के लिए कितना? 6.8 केल्विन केजी प्रति मोल। क्लियर? तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB इंटू के एफ होता है। आप चाहें तो के एफ को आगे लिख दें, तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो गया? के एफ इंटू दिस। क्लियर? मान रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मान आएंगे? डेल्टा टी एफ का मान कितना है आपके? 0.68। क्लियर? बराबर के एफ कितना है आपका? 6.8 इंटू WA। WA कितना है आपका? 25.6 अपॉन MA। MA निकालना है आपको। क्लियर? इंटू WB इंटू 1000 है ऊपर और नीचे है WB। WB कितना है आपके? विलायक का भार कितना है? 1000 ही है। 1000 से 1000 कट गया। क्लियर? फिर यहाँ से 0.68 ये हटाया 680 हो गया। 0.68 से ये गया कितनी बार? 10 बार। इधर 1 बच गया। क्लियर?
तो यहाँ पर ये Ma बराबर कितना हो गया, 256 ग्राम प्रति मोल हो गया। ये सल्फर का अणुभार आया, मतलब एक अणु का भार इतना है, तो हमें सल्फर का परमाणु भार याद है कितना होता है, 32 होता है। तो सल्फर के परमाणु संख्या आ जाएगी ना भाई। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सल्फर के एक अणु में सल्फर परमाणुओं की संख्या क्या आएगी बेटाओ, ये आएगी आपके बराबर कितना होता है, अणुभार बट्टे सल्फर के एक परमाणु का भार कितना होता है, 32। 32 का भाग दिया तो 32 × 8 करिए, देखो कितना आएगा, 8 × 10 = 6 हासिल 1 और 8 × 24 और 1 25, 256 हो गया। कितनी बार गया, 8 बार। मतलब सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु उपस्थित है। तो अणुसूत्र क्या होगा, अतः अणुसूत्र जो होगा वो कितना होगा, वो S8 होगा। क्या होगा, वो S8 होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटाओ? ये है आपका हिमांक अवनमन पर आधारित क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता है, बस ये सूत्र याद रखना होता है और क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और जो जो मान दे रखे हैं वो मान रखने होते हैं। कुछ भी नहीं है, बस रहिए, बस क्वेश्चनों को करते रहिए, क्यों करेंगे तभी तो होंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।